रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात के अहमदाबाद के चंडोला इलाके में कथित अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। गुजरात पुलिस के मुताबिक इस इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने की दूसरे चरण की कार्रवाई है। अहमदाबाद के डीसीपी रवि मोहन सैनी ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि चंडोला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। उसमें स्टेट रिजर्व पुलिस की 25 कंपनियां, 3000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। डीसीपी रवि मोहन ने कहा कि ये पूरा तालाब का एरिया है। इस क्षेत्र में सभी निर्माण अवैध हैं, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अभियान के दूसरे चरण में लगभग 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। अहमदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने कहा कि पहले चरण में निगम की ओर से लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को खाली कराया गया था और हमने कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि आज दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक गुजरात हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। समाचार एजेंसी ने कहा है कि यहां से बड़ी संख्या में निवासियों को इस संदेह पर हिरासत में लिया गया था कि वे अवैध बांग्लादेशी नागरिक हैं। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने वार्षिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 15 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। पिछले साल अक्टूबर में ही दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले विधायक LED निधि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया था। वहीं इस साल फरवरी में हुए चुनावों में भाजपा की जीत हुई और अब दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा हाल ही में जारी आदेश के अनुसार 2 मई को कैबिनेट के निर्णय के अनुसार विधायक LED निधि को प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए रखा गया है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि हमारी सीमा पर हमास आतंकवादियों के नष्ट होने से पहले हमारे अस्तित्व के लिए इस्राएल से रक्षात्मक युद्ध समाप्त करने के लिए कहकर और एक फिलिस्तीनी राज्य की मांग करके लंदन, ओटावा और पेरिस के नेता 7 अक्टूबर को इस्राएल पर नरसंहार हमले के लिए एक बड़ा इनाम दे रहे हैं, जबकि इस तरह के और अधिक अत्याचारों को आमंत्रित कर रहे हैं। युद्ध 7 अक्टूबर को शुरू हुआ जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने हमारी सीमाओं पर धावा बोला, 1200 निर्दोष लोगों की हत्या की और 250 से अधिक निर्दोष लोगों को गजा की काल कोठरी में अपहरण कर लिया। इस्राएल राष्ट्रपति ट्रंप के दृष्टिकोण को स्वीकार करता है और सभी यूरोपीय नेताओं से भी ऐसा ही करने का आग्रह करता है। नेतन्याहू ने आगे लिखा कि युद्ध कल समाप्त हो सकता है यदि शेष बंधकों को रिहा कर दिया जाए, हमास अपने हथियार डाल दे, उसके हथियारे नेताओं को निर्वासित कर दिया जाए और गजा को भी सैन्यीकृत कर दिया जाए। किसी भी देश से इससे कम कुछ भी स्वीकार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती और इस्राएल निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगा। यह बर्बरता पर सभ्यता का युद्ध है। इस्राएल तब तक न्यायपूर्ण तरीकों से अपना बचाव करना जारी रखेगा जब तक कि पूर्ण विजय प्राप्त नहीं हो जाती। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इस्राएल के युद्ध के विस्तार को आसंकत बताते हुए उस पर जुबानी हमला किया है। गजा में जारी स्थितियों को असहनीय बताया और धमकी दी कि अगर इस्राएल का अभियान जारी रहा तो ठोस प्रतिक्रिया दी जाएगी। उसने इस्राएल पर प्रतिबंधों को लादने तक की बात कह दी है। मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री विजय शाह के द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान की जांच करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने 3 सदस्यीय SIT बनाई है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर शाह ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच के लिए SIT बनाने का आदेश दिया। पुलिस ने सोमवार देर रात टीम का गठन किया। PTI के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि इस विशेष जांच टीम में 3 वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा, उप महानिरीक्षक कल्याण चक्रवर्ती और पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि मंगलवार सुबह 10 बजे तक SIT गठित कर दी जाए, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होनी चाहिए। इसके बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने SIT के गठन का आदेश जारी किया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। NCP के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने सोमवार रात को कहा कि उन्हें मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। लंबे अंतराल के बाद वे मंत्री पद पर वापस लौटेंगे। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे सूचित किया गया है कि मुझे राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा।
शपथ समारोह मंगलवार सुबह 10 बजे होगा। वहीं सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का नेतृत्व करने वाली भाजपा के सूत्रों ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को विदेश मामलों की संसद की स्थायी समिति के समक्ष पाकिस्तान की आतंकवाद में संलिप्तता को लेकर गंभीर आरोप लगाए। सूत्रों के अनुसार उन्होंने समिति को बताया कि पहलगाम आतंकी हमले की योजना और संचालन सीमा पार से किया गया था और आतंकवादी सीधे पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड्स के संपर्क में थे। विदेश सचिव ने जांच में ठोस तथ्यों के आधार पर बताया कि पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी खुलेआम पाकिस्तान की जमीन से काम कर रहे हैं और भारत के खिलाफ हिंसा को भड़का रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों, सैन्य, खुफिया एजेंसियों और कुछ नागरिक प्रशासनिक संस्थानों के बीच एक स्पष्ट और संस्थागत गठजोड़ की बात कही। सूत्रों ने मिस्री के हवाले से कहा कि यह बातें केवल कहानियों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि पक्के सबूतों से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों में किसी भी अन्य देश की भूमिका को खारिज करते हुए उन्होंने भारत की संप्रभुता का भी कड़ा समर्थन किया। सदस्यों के सवालों के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह पारंपरिक थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए उस दावे को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद को भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का मध्यस्थ बताया था। उन्होंने समिति को बताया कि कोई भी विदेशी मध्यस्थता नहीं हुई थी। संघर्ष विराम एक द्विपक्षीय निर्णय था। ट्रंप सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए बीच में कूद पड़े थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध विराम और उससे भी अहम युद्ध के अंत के लिए तुरंत बातचीत शुरू करेंगे। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर जानकारी दी कि सोमवार को उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे बात हुई। ट्रंप के मुताबिक पुतिन के साथ उनकी ये बातचीत बहुत अच्छी रही। ट्रंप ने लिखा कि रूस और यूक्रेन युद्ध विराम और उससे भी जरूरी युद्ध के अंत के लिए तुरंत बातचीत शुरू करेंगे। इसकी शर्तें दोनों पक्षों के बीच समझौते से तय होंगी। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसकी जानकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को दे दी है। इसके अलावा ट्रंप ने इसके बारे में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब को सूचित किया है। वहीं पुतिन ने कहा है कि रूस शांति के लिए यूक्रेन के साथ समझौते पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस समझौते में कौन सी बातें शामिल होंगी। उन्होंने आगे कहा कि वे चाहते हैं कि संकट के मूल कारणों को संबोधित किया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने चेतावनी दी है कि गजा में 20 लाख लोग भुखमरी जैसे हालातों का सामना कर रहे हैं। WHO महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने सोमवार को दुनिया भर से आए WHO प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इसराइल की नाकेबंदी जगहों को खाली करवाने के आदेश और मानवीय सहायता के लिए कम होती जगह ने गजा के पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य तंत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि लोग ऐसी बीमारियों से मर रहे हैं जिनका इलाज आसानी से किया जा सकता है, लेकिन जरूरी दवाएं बॉर्डर पर फंसी हुई हैं। WHO महानिदेशक ने यह भी बताया कि साल 2023 से अब तक WHO ने गजा से 7,300 से अधिक मरीजों को बाहर निकाला है, लेकिन अभी भी 10,000 से अधिक लोगों को मदद की जरूरत है ताकि उन्हें गजा से बाहर इलाज के लिए लाया जा सके। वहीं इस बीच इसराइल ने सोमवार को कहा है कि वह गजा में जरूरी मात्रा में भोजन ले जाने की मंजूरी देगा ताकि 10 हफ्ते की नाकेबंदी के बाद वहां भुखमरी का संकट पैदा ना हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.